मोनेस्ट्री से सबूत लेने के बाद फॉरेंसिक टीम ने उसे लैब में अच्छे से जांचा और आनंद को बुलाकर बताया कि जिस जगह लवली की हत्या हुई थी वो सिर्फ मोनेस्ट्री ही है, क्योंकि वहाँ से जो हमें फिंगरप्रिंट, स्किन टिश्यूज और टूटी हुई चूड़ियाँ मिली हैं वो लवली के ही हैं। जिसके बाद आनंद पुलिस फोर्स के साथ मोनेस्ट्री पहुंचा और फादर थॉमस से कहा कि पूछताछ के लिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर को बुलाया गया, लेकिन उनसे पहले वहाँ लवली की बहन को लाया गया था। सीनियर ऑफिसर ने पूछा, तुम इस तक कैसे पहुँचे? तो आनंद ने बताया कि जहाँ हमें लवली की लाश मिली थी वहाँ एक आदमी और औरत के हेयर सैंपल मिले थे, लेकिन वो लवली के बाल नहीं थे, क्योंकि उन बालों में कलर किया हुआ था और पूरे गाँव में सिर्फ यही एक लड़की है जो हेयर कलर करती है। और बाद में वो सैंपल मैच भी हुए। आगे एसपी ने बताया, जिस रात लवली की हत्या हुई उससे एक रात पहले मोनेस्ट्री में एक बिन बुलाया मेहमान आया था। दरअसल वो फादर थॉमस के बहन का बेटा था। फिर जब अगले दिन फादर थॉमस काउंसलिंग मीटिंग के लिए गए तो वह मोनेस्ट्री में अकेला था। उसी का फायदा उठाकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि लवली की बहन को मिलने के लिए बुलाया था। लवली की बड़ी बहन ब्लेसी जब डैनी से मिलकर घर जाने के लिए जैसे ही मोनेस्ट्री का दरवाजा खोला, सामने लवली खड़ी थी। दोनों उसे देखकर घबरा गए। लवली वहाँ से जाने लगी, लेकिन ब्लेसी ने उसे रोका और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज घर पर मत बताना। लवली ने कहा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, मैं बस एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती थी। डैनी भी उसे समझाना चाहा, लेकिन लवली ने कहा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम तो इस साल प्रिंस बनने वाले हो ना। तभी अचानक मोनेस्ट्री में कोई आ गया। लवली ने जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ी, डैनी ने उसका मुंह कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अंदर ले जाने लगा। अंदर ले जाकर ब्लेसी ने उससे कहा, ये बताकर क्या तुम यह चाहती हो हमारे बीमार पिता और बीमार हो जाएं। फिर जब ब्लेसी ने खिड़की से देखा तो बाहर एक पोस्टमैन खड़ा हुआ था। वह उसके जाने का इंतजार करने लगी। इधर डैनी के एक गलती से लवली की सांस रुकने से मौत हो गई। फिर जब ब्लेसी ने आकर देखा तो लवली मरी हुई पड़ी थी और डैनी एक कोने में घबराया हुआ बैठा था। फिर दोनों ने लाश को घसीट कर किचन में छुपा दिया और ब्लेसी घर के लिए निकल गई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लवली की लाश को किचन में छुपाने के बाद उसकी बड़ी बहन ब्लेसी घर के लिए निकल गई। उसने रास्ते में एक कुआं देखा। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। फिर जब वह अपने फैमिली के साथ खाना खा रही थी तो उसके पिता बोले, लवली को हॉल टिकट लेने में इतनी देर कैसे लग गई? जिस पर लवली की माँ बोली, शायद वह पढ़ने के लिए अपने सहेली के घर रुक गई होगी। काफी देर हो गई और उसके पिता लवली को ढूंढने निकल चुके थे और ब्लेसी भी लाश को ठिकाने लगाने निकल गई। रास्ते में उसने सहदेवन के घर के बाहर सुख रही लूंगी को साथ में ले लिया। डैनी ने लवली के हाथ को बांधकर एक बोरी में भर दिया। फिर वह लाश को कंधे पर उठाया और दोनों साथ साथ चल दिए। अधिक वजन होने के कारण उसे लाश उठाया नहीं जा रहा था, तो उसने उसे घसीट कर ले जाने लगा, जिसके वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर उसने ब्लेसी से कहा कि सहदेवन के घर सब देर से सोते हैं, तुम अपने घर चली जाओ, बाकी का काम मैं कर लूंगा। एसबी ने बताया कि उसी रात डैनी मोनेस्ट्री से जा चुका था, जिसके वजह से फादर थॉमस को भी उस पर शक हुआ था। फिर अगले दिन आनंद अपनी टीम के साथ डैनी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा तो फादर थॉमस ने खुद डैनी को पुलिस के हवाले किया। लवली के कातिल डैनी को गिरफ्तार करने के बाद आनंद उसे रात भर जेल में रखता है और सुबह हथकड़ी लगाकर उसे कोर्ट के लिए ले जाने वाला ही होता है कि तभी एसबी का फोन आ जाता है और वह बोलता है कि कोर्ट के बाहर मीडिया वाले और चर्च के लोग इकट्ठे हो गए हैं, तुम सतर्क रहना और डैनी का ध्यान रखना। जिसके बाद आनंद डैनी को भीड़ के बीच से कोर्ट लेकर पहुंचा। सीढ़ियों पर जब आनंद किसी से बात करने लगा तो डैनी आनंद को धक्का देकर सीढ़ियों से कूद गया और भीड़ का फायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गया। आनंद और उसके साथ ही उसका पीछा कर रहे थे कि अचानक डैनी भागते भागते रेलवे लाइन पर चला गया। आनंद उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन डैनी ने ट्रेन के आगे आकर जान दे दिया। जिसके बाद अदालत ने आनंद और उसके साथियों की लापरवाही की वजह से उन्हें जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। फिर कहानी वर्तमान समय में चली जाती है, जहां एसबी ने आनंद को मिलने के लिए बुलाया है और बोलता है कि जिस तरह तुमने लवली माथन का केस सॉल्व किया उस वजह से मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें एक और केस दे रहा हूँ। यह हत्या 6 साल पहले चेरुवल्ली गाँव में हुई थी। इस केस को अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए यह केस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। श्रीदेवी हत्याकांड का फाइल लेने के बाद आनंद अपने दोस्तों से केस की छानबीन करने के लिए बातचीत किया, जिसके बाद चारों चेरुवल्ली के लिए निकल गए। लेकिन वहां पहले से ही अनाउंसमेंट हो रहा था कि 6 साल पहले हुए श्रीदेवी की हत्याकांड में जो लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच के लोगों ने चेरुवल्ली के रहने वालों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया था और एक बार फिर से सरकार ने एक टीम भेजी है। लेकिन इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। उस गाँव का मुखिया रैली में सबको बता रहा था कि पिछली बार जिस तरह हम गाँव वालों के साथ बदसलूकी हुई, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आगे उसने कहा कि इस बार जो लोग आए हैं वे लोग एक बेगुनाह प्रिंस को झूठी केस में फंसाकर उसे ट्रेन के आगे धक्का देकर मार दिया। इतना सुनकर आनंद का साथी ने कहा, सर हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो किसी को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उन्होंने रिटायर पुलिस रविंद्र नायर का पता पूछकर उनके घर गए। उन्होंने बताया कि इसमें गाँव वालों की कोई गलती नहीं है। 6 साल पहले जो लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच के लोग आए थे उन्होंने छानबीन के नाम पर गाँव वालों को बहुत परेशान किया था। उन सभी टीमों का हिस्सा होने की वजह से गाँव वाले मुझे अपना दुश्मन मानते हैं।
रविंद्र नायर अपने दूसरे घर की चाबी लेकर आनंद और उसके साथी के साथ निकले ही थे कि तभी गांव का मुखिया पूरे गांव वालों के साथ आ गया और पूछा कि ये लोग कौन हैं? रविंद्र ने कहा, ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं। जिस पर एक आदमी बोला, हमें बेवकूफ मत बनाओ, हमें सब पता है ये कौन है। जिसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगे तो सरपंच ने सबको शांत कराया। जिस पर आनंद बोला, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन हम आप लोगों को तकलीफ देने नहीं बल्कि नाम के लिए जाँच करने आए हैं ताकि केस को बंद कर सके, हमारा यकीन कीजिए। जिस पर सरपंच बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर सब चले गए। उसके बाद रविंद्र ने बताया कि गांव में सिर्फ रेवम्मा ही कपड़े सिला करती थी। उसी की बेटी श्रीदेवी थी जिसकी हत्या हुई थी। किसी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले जॉर्ज ने उसे धोखा दिया था, लेकिन उसके भाई पोडियन ने सब कुछ जानते हुए भी रेवम्मा से शादी की। शुरू में तो दोनों प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, लेकिन बाद में पोडियन ने रेवम्मा को झूठा समझने लगा और उसे मारने पीटने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस और पंचायत को बीच बचाव करना पड़ा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट तो आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा भाई लोग। थैंक यू।